टाइम हम लोगों ने ब्लड ग्रुप डिस्कस किया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, RH फैक्टर समझना है। तो एक क्या होता है RH फैक्टर? एंटीजन और एंटीबॉडी सेम होगी तो रिएक्शन होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी रिएक्ट करती है, लिखाया था लास्ट टाइम। RH फैक्टर क्या है? RH फैक्टर एक एडिशनल प्रोटीन है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो कौन सा एंटीजन होता है? ए, ठीक है, ए। बी है तो बी, ए बी है तो दोनों, और ओ है तो नील एंटीजन। इसके अलावा भी एक एंटीजन है जो 80% लोगों में होता है, 80% लोगों में एक्स्ट्रा एंटीजन होता है, उसको क्या बोलते हैं? RH एंटीजन। ये देखिए RH एंटीजन लगा हुआ है, समझ में आया? ये क्या है? एक्स्ट्रा एंटीजन है जो 80% पीपल की RBC पर ब्लड में मिलेगा। तो RH फैक्टर क्या है? एक एंटीजन होता है, एंटीजन है ऑन RBC पर है। अगर ये एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप होता है पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव का मतलब RH एंटीजन है उसके ब्लड में। तो अगर RH प्रेजेंट है तो क्या हो गया? RH पॉजिटिव बोलते हैं उसको। और अगर RH ये एब्सेंट है तो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, A नेगेटिव, B नेगेटिव। समझ में आया? पॉजिटिव और एक क्या है? नेगेटिव। तो 80% पीपल्स में क्या होते हैं? RH पॉजिटिव होते हैं। ये कितने लोगों में मिलता है? 80% लोगों में RH फैक्टर देखने को मिलता है। 20% मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव सबसे ज्यादा लोगों में है। बी पॉजिटिव मोस्ट कॉमन ब्लड है, मोस्ट कॉमन ब्लड है, ठीक है। बी में भी कौन सा? बी पॉजिटिव ज्यादातर लोगों में मिलता है। समझ में आया? RH फैक्टर को RH क्यों बोलते हैं? क्योंकि रीसस मंकी में इसको डिस्कवर किया गया था सबसे पहले, इसलिए इसको RH फैक्टर बोला जाता है। अब RH फैक्टर की जरूरत क्या पड़ी? ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला समस्या क्या है, ठीक है। क्यों इसको हम स्टडी करते हैं? इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि RH फैक्टर मैच होना जरूरी है, ठीक है, इसकी जानकारी होना जरूरी है। एक डिजीज डिसऑर्डर है एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटैलिस, लास्ट में लिखा हुआ बुक में एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटैलिस। एक क्या है? एक डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में होता क्या है? अगर RH फैक्टर नहीं मैच कराया गया, नहीं ध्यान दिया गया, तो सेकंड प्रेगनेंसी में फीटस मर जाता है, ठीक है। फीटस जो है वो क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा, डाई इन सेकंड प्रेगनेंसी। कैसे हो जाता है समझ लीजिए, ठीक है। इसके लिए देखिए मदर, फादर है ये, फादर, और ये क्या है? मदर है। ब्लड ग्रुप कोई भी हो इससे मतलब नहीं है, कोई भी ब्लड ग्रुप हो, फादर का, मदर का, कोई। लेकिन अगर फादर क्या है? RH पॉजिटिव है, अगर इसका ब्लड ग्रुप कौन सा वाला है? पॉजिटिव है, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव है, और मदर क्या है? नेगेटिव है, RH नेगेटिव मदर है, कोई भी ब्लड ग्रुप है इसका, हम इसको ब्लड तो चढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप कोई भी हो, जब यहाँ पर फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है फीमेल में, तो जो चाइल्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा? RH पॉजिटिव। ये पहली फर्स्ट प्रेगनेंसी आई। क्यों ये आया? क्योंकि मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसके अकॉर्डिंग टॉल जैसे लिखा जाता है, टॉल डॉग को जब क्रॉस कराते हैं तो पहले जनरेशन में टॉल आता है, ये फर्स्ट जनरेशन ही तो है, पहला बच्चा फर्स्ट जनरेशन F1 है, तो इसमें RH पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव डोमिनेंट फैक्टर होता है, तो वही आना है। अब ये चाइल्ड जो डेवलप हो रहा है यूट्रस में, इसका ब्लड ग्रुप कोई भी होगा, वो तो मैच कराएंगे तो पता लगेगा कौन सा ब्लड आता है। जेनेटिक्स में पढ़े होंगे कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप या मदर का, फीटस का क्या पर्सनैलिटी बनती है, ये जेनेटिक्स में है, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव आना है, तो इसमें ये पॉजिटिव, अब इसको यहाँ देख लीजिए, ये है यूट्रस, इसमें ये फीटस डेवलप हो रहा है, RH पॉजिटिव वाला फीटस। मदर क्या है? नेगेटिव है। फीटस मदर की बॉडी से प्लेसेंटा के द्वारा कनेक्ट रहता है। मदर का ब्लड
फीटस का ब्लड, ये फीटस और ये मदर है, दोनों कनेक्ट रहते हैं ना प्लेसेंटा के द्वारा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। मदर के ब्लड में RH एंटीजन नहीं है, इसकी बॉडी में बच्चे में RH एंटीजन है, तो इस मदर की बॉडी में इसके अगेंस्ट में मतलब RH एंटीजन के अगेंस्ट में इसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनेगा। एंटीबॉडी जानते हैं कैसे बनता है? हमारी बॉडी में जब कोई बाहर से कोई एंटीजन जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है? एंटीबॉडी बनाती है ना। कोई पैथोजन चला गया तो हमारी बॉडी सुरक्षा के लिए क्या करती है? एंटीबॉडी। वही सेम ये है कि दोनों का ब्लड कांटेक्ट हो रहा है, ये RH एंटीजन है, ये इसकी बॉडी में नहीं है मदर में, तो मदर के ब्लड में क्या बन जाएगा? इसके खिलाफ में एंटीबॉडी बन जाएगी और इस एंटीबॉडी को RH एंटीबॉडी बन गया, RH एंटीबॉडी रेडी हो गया। तो पहली प्रेगनेंसी में RH एंटीबॉडी बनती है, RH एंटीबॉडी क्या होगा? बनेगा, लेकिन इतना कम रहेगा कि वो एंटीबॉडी कोई समस्या क्रिएट नहीं करेगा इस फीटस को। तो पहली प्रेगनेंसी में चाइल्ड बचा हुआ रहता है, डाई नहीं करता है, एंटीबॉडी लेस होती है, कम, ठीक है। दोबारा जब प्रेगनेंसी होगी तो सेम केस होगा, फिर एक चाइल्ड बनेगा, ये सेकंड चाइल्ड भी तो RH पॉजिटिव आएगा, ये सेकंड प्रेगनेंसी हो गई, दूसरी वाली अगला चाइल्ड बना, ठीक है। तो सेकंड प्रेगनेंसी जब होती है तो उसमें भी तो RH पॉजिटिव आएगा फीटस, और वही सेम कंडीशन होगी। वो फीटस कहाँ डेवलप कर रहा है? यूट्रस में है। अगली बार फिर से तो एंटीबॉडी फिर दोबारा से बनेगा, और एक बार पहले से बन के रखा हुआ है तो एडिशनल हो जाता है, ज्यादा जुड़ जाएंगे एंटीबॉडी, उतनी ज्यादा मदर के ब्लड में हो जाएंगे, फीटस को मार देंगे। तो सेकंड में क्या होता है? फीटस डाई कर जाता है, क्योंकि एडिशनल एंटीबॉडी हो जाती है, पहली वाली और बाद में जो वाली दोनों जुड़ जाती है। इसका सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन क्या है कि मदर को प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या इंजेक्शन दिया जाता है एंटीबॉडी को खत्म करने के लिए। पहली प्रेगनेंसी में सेफ रहती है, सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होता है? मदर को इंजेक्शन दे देते हैं, किसके लिए? जो RH एंटीबॉडी बनी हुई है उनको मारने के लिए, खत्म हो जाती है, तो सेकंड प्रेगनेंसी भी सेफ हो जाती है, तब कोई समस्या नहीं आती। ऐसा नहीं होता कि हर बार सेकंड प्रेगनेंसी में फीटस डाई करता है, ठीक है। अगर पता लग जाता है कि फादर पॉजिटिव है मदर नेगेटिव है तो उसमें सेकंड में प्रिकॉशन ले लिया जाता है। इसीलिए जब फीमेल डॉक्टर के पास आती है तो डॉक्टर जरूर पूछती हैं कि ये पहला चाइल्ड है कि ये दूसरा चाइल्ड है। समझ में आया? जब प्रेगनेंसी केस में फीमेल जाती है तो पूछा जाता है कि फर्स्ट चाइल्ड है कि सेकंड है, तो सेकंड है तो उनके दिमाग में तुरंत जाता है कि हो सकता है कहीं RH वाला मैटर ना हो, तो ब्लड ग्रुप तो चेक कराती हो। अगर ब्लड ग्रुप मदर का कोई भी ब्लड ग्रुप चाहे A चाहे B चाहे A नेगेटिव निकल गया तो डॉक्टर इसका प्रिकॉशन ध्यान में रखते हैं कि प्रेगनेंसी में हमको क्या करना है? ट्रीटमेंट भी देना है, क्योंकि नेगेटिव है तो हो सकता है कि हस्बैंड का क्या हो? पॉजिटिव हो। नेगेटिव हस्बैंड भी है तो कोई समस्या नहीं है, फादर नेगेटिव है तो कोई समस्या इसके साथ नहीं है। यही एक केस बनता है, मदर नेगेटिव कभी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर है तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव है तो ये चाइल्ड क्या आएगा? नेगेटिव। रिसेसिव क्रॉस करता है तो क्या आता है? रिसेसिव आता है, स्मॉल टी आता है। फिर ये जो है जो यहाँ ये नेगेटिव रहेगा तो ये RH नेगेटिव का मतलब RH एंटीजन है ही नहीं है इसकी बॉडी में, तो नहीं है तो कोई एंटीबॉडी थोड़ी नहीं बनेगा उसमें। समझ में आया? और दोनों पॉजिटिव हैं तब भी कोई समस्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पॉजिटिव तो आना है, टॉल क्रॉस करता है, टॉल आएगा, पॉजिटिव चाइल्ड बनेगा। जब पॉजिटिव बनेगा तो RH एंटीजन इसमें भी है तो इसमें भी तो है, तो इसमें है तो इसके किसके अगेंस्ट बनेगा? जब जहाँ नहीं होता वहीं तो बनता है, दोनों का ब्लड बनेगा। समझ में आया? और अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तब ये पॉजिटिव आएगा, फीटस क्या आया? पॉजिटिव आया। मदर क्या है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के अंदर तो नहीं बनेगा, नेगेटिव में ही बनता है एंटीबॉडी, तो फादर में बनेगा नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी कौन कराता है? फीमेल कराता है, फादर में नहीं बनेगा। समझ में आया? तो यही एक केस होता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हाँ, दूसरे चाइल्ड के बाद यह चलता रहता है, अगली बार फिर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि ये एंटीबॉडी खत्म हो गई है, ये एंटीबॉडी दूसरे के बाद खत्म हो गई है, अगली बार फिर नॉर्मल जाएगा, अगली बार फीटस नॉर्मल होगा, कोई समस्या उसकी अगली बार वाला चौथा चाइल्ड फिर समस्या करेगा, क्योंकि ऊपर वो जुड़ जाएगा। अब तक तो खत्म कर लिया गया यहाँ पे ना इंजेक्शन से, समझ में आया? ट्रीटमेंट देके खत्म हो गया, इतना ही है इसमें और कुछ नहीं। सर
खून दे नहीं सकते अगर पॉजिटिव सेम ना हो। हाँ, हमको डोनर या रिसेप्टर के लिए यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव होना जानना जरूरी है। यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ ब्लड डोनेट ए नहीं बी किया जाता। ए बी ओ 4 होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव मिला के 8 हो जाता है। वो जानते हैं, वो तो IA IB IO तो समझ लीजिए जेनेटिक्स में था वो। कितने एंटीजन होते हैं? 3 एंटीजन, IA IB और IO 3 एंटीजन है। ब्लड ग्रुप के लिए 3 मतलब 3 एलील रिस्पॉन्सिबल। मल्टीपल एलिज्म यही है, हर फैक्टर के लिए 2 एलील्स होते हैं। ब्लड ग्रुप के कैरेक्टर इसके लिए 3 एलील्स हैं, मल्टीपल एलील्स। इसमें अगर ये रिसेसिव होता है, इसको आप स्मॉल i भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है और मदर का B है तो बच्चे के पॉसिबिलिटी कैसे निकाली जाती है? A है ना, तो बताइए A है तो मैं क्या लिखूँ यहाँ? IA लिखूँ कि ये वाला लिखूँ? कौन सा लिखा जाएगा एग्जैक्ट निकालने के बच्चे से? दूसरा ये लिखा जाएगा, इसको नहीं लिखते हैं। ये हमेशा हेटेरोजाइगस कंडीशन लिखी जाती है, इसमें IB IO लिखा जाएगा, ठीक है। ये नहीं लिखेंगे। ये तो क्वेश्चन में बोलेगा कि फादर इज होमोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप A। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि फादर होमोजाइगस है ब्लड ग्रुप A के लिए, तो ऊपर वाला लिखेंगे आप, नहीं तो नीचे वाला लिखेंगे, अब तो निकल जाएगा। हम वो नहीं पूछ रहे बच्चे में क्या होगा, हम पूछ रहे कि खून किसको दे सकते हैं हम अगर डोनेट करना रहता तब कौन किसका पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं कि ABCD O वाला देखते हैं? ABCD ब्लड ग्रुप चेक करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव किसके लिए देखते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं, जैसे इस केस में देखा जाता है पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ, इसीलिए तो बुक में इसी का जिक्र किया गया है, इसी डिसऑर्डर का जिक्र किया गया है बुक में। समझ में आया? पॉजिटिव नेगेटिव ट्रांसफ्यूजन में कोई समस्या क्रिएट नहीं है। जी सर। RS नहीं रहता मतलब सर जी हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि पॉजिटिव, देखिए ध्यान रखा जाएगा। इसलिए मान लीजिए कोई नेगेटिव है, सुन लीजिए, किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप दिया जा रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसके ब्लड में तुरंत एंटीबॉडी बनेगी ना। बार बार दिया जा रहा है ब्लड, बार बार दिया जा रहा है, ज़्यादा एंटीबॉडी बन जाएगी। समझ में आया? ये हो सकता है केस, ध्यान रखना पड़ेगा उसका, पॉजिटिव नेगेटिव का भी। हाँ, और क्या करें? कुछ करें? RH नेगेटिव पर्सन है उसमें डिजीज नहीं होगी। अगर बार बार पॉजिटिव का दिया जा रहा है ब्लड तो समस्या क्रिएट हो सकती है। एक बार में तो नहीं होता है, क्योंकि एक बार में इतना एंटीबॉडी उसमें बनेगा ही नहीं। बार बार ब्लड दिया जा रहा है तो एंटीबॉडी ज़्यादा बनने के चांस होते हैं। और मैं रिपीट करिए यहाँ पे, हाँ RBC नहीं, उसकी बॉडी की सेल डिवाइड होती हैं, और कौन सा, जैसे किस बॉडी के एरिया में कैंसर है वो डिपेंड करता है। ब्लड को इन्फेक्ट करता है, ब्लड जब ब्लड कैंसर होता है, WBC बढ़ती है ब्लड कैंसर में, WBC जब बढ़ती है तो ब्लड कैंसर होता है। अगर मतलब कैंसर है तो अगर किसी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है वो? हाँ, ब्लड कैंसर क्यों नहीं कर सकता है? कैंसर में ब्लड डोनेट कर सकता है? देखिए कैंसर होता क्या है कि बॉडी की कोई पर्टिकुलर एरिया की सेल बार बार डिवाइड करती रहती है, ठीक है। कैंसर होता किससे है? कोई केमिकल बॉडी में चला जाए, लाइट से, केमिकल से, वायरस से भी कैंसर होता है, ठीक है। तो अगर वो वायरस बॉडी में इंटर किया है तो ब्लड नहीं देंगे, क्योंकि वो ब्लड आपके ब्लड में वायरस किया है, ऑन्कोजेनिक वायरस होता है, तो आपकी बॉडी में भी चला जाएगा। जिसको ब्लड दिया जाएगा उसकी बॉडी में वायरस चला जाएगा, ठीक है। अदरवाइज नहीं हो सकता। हाँ, ब्लड कैंसर छोड़ दीजिए, ब्लड कैंसर में तो WBC बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो नहीं दिया जा सकता ब्लड वाला, बाकी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है कैंसर। जनरली इन्फेक्शियस नहीं है, फैलती नहीं। एक केस में है जो वायरस से होता है वही इन्फेक्शियस है। सर जी, नेगेटिव पर्सन एक्सपोज कर रहा है पॉजिटिव ब्लड वाले को, और ये क्यों होता है? नेगेटिव पर्सन एक्सपोज कर रहा है पॉजिटिव ब्लड वाले को,
हाँ इसमें लिखा है क्या? हाँ, स्पेसिफिक एंटीबॉडी। हाँ लाइए बताएं कहाँ लिखा है। एंड यहाँ लिखा है सच इंडिविजुअल जिसमें RH फैक्टर है उसको पॉजिटिव, जिसमें नहीं है RH नेगेटिव, एज RH नेगेटिव पर्सन इज एक्सपोज टू द RH पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म स्पेसिफिक। यही तो मैंने बताया कि देखिए उस चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखा जाता है जिसमें मेंशन है वो चीज़, ठीक है। अभी मैंने बताया तो क्योंकि अगर पॉजिटिव का ब्लड है, किसी पर्सन का ब्लड क्या है पॉजिटिव है, ठीक है, और उस नेगेटिव वाले को दिया जा रहा है तो नेगेटिव वाले की बॉडी में क्या बन जाएगा, एंटीबॉडी रेडी हो जाएगा तुरंत। पॉजिटिव वाले में एंटीबॉडी नहीं बनेगा। एंटीबॉडी किस में बनेगा, जहाँ RH फैक्टर है ही नहीं है उसमें बनेगा। तो यही लाइन लिखी गई एज द RH नेगेटिव पर्सन। अगर RH नेगेटिव पर्सन एक्सपोज होता है किससे, RH पॉजिटिव ब्लड से एक्सपोज होता है, उसका कॉन्टेक्ट किससे होता है, एक्सपोज का मतलब यहाँ कॉन्टेक्ट से है, ठीक है, किससे, RH पॉजिटिव से, तो उसमें एंटीबॉडी बन जाएगी RH नेगेटिव की बॉडी में, ठीक, समझ में आया। तो ये खत्म हो गया। और सर 2 बीमारी और है। कौन सी? डॉक्टर सर्व एमीनिया और हाँ, बता देते हैं कहाँ गया। RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर टू, ये तो हो गया यहाँ तक। दिस कुड बी फीटल टू द फीटस, हम बता रहे हैं फीटस, और कुड कॉज सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी। देखिए बेबी कैसे मरेगा, डाई कैसे करेगा, उसमें लिखा गया है कि उसको सीवियर एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया, ठीक है, खून की कमी, और क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगी, उस वजह से वो डेथ हो जाएगी। इसी डिजीज़ को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस बोलते हैं। वो तो उसको कहते हैं ना जब फीटस एनीमिया का मतलब जान लीजिए, RBC डाई होने लगेगा, RBC की संख्या घटती है तो एनीमिया कॉज होता है। ये बच्चा क्यों मरेगा, क्योंकि इसकी RBC जो है, यहाँ जानिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब क्या है। एरिथ्रो मीन्स RBC होती है, ब्लास्टोसिस मीन्स ब्लास्ट होना, डेथ हो जाना। RBC की डेथ होने लगती है किसकी, फीटस में जो RBC है, और जब RBC कम हो जाएगी तो जॉन्डिस तो होता ही है। पीलिया कैसे होता है, जॉन्डिस होता है, मतलब RBC कम होने लगती है, ठीक है, तभी तो येलोइश बॉडी हो जाती है। मलेरिया और जॉन्डिस सेम है, अलग अलग है। मलेरिया अलग है, जॉन्डिस अलग है। हाँ क्या चीज, मलेरिया में क्या होता है, आपकी RBC और लिवर सेल डैमेज होती है ना। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पढ़ेंगे, उसमें लिवर सेल डैमेज होती हैं और RBC डैमेज होती हैं, उसमें भी एनीमिया होता है, एनीमिया दोनों में, लेकिन वो जॉन्डिस की तरीके से नहीं है। सिम्टम तो लगभग है, उसमें जॉन्डिस में भी RBC कम हो रही है, वहाँ पर भी, लेकिन दोनों अलग अलग डिजीज़ है ना। मलेरिया मॉस्किटो से है, प्लाज्मोडियम से है, और वो अलग चीज़ों से है। RH फैक्टर किल कर रहा है। हो गया RH फैक्टर। अगला देखिए क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड कैसे क्लॉट करता है। सर जी ये तो रही बात बच्चे बनने की, लेकिन ऐसे जो दान किया जाता है उसमें ये लोग होता है पॉजिटिव नेगेटिव मैटर। हाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बात, ट्रांसफ्यूजन का मतलब वही दान करता है। हाँ डोनेट करना। देखिए क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड कैसे क्लॉट करता है, जब बॉडी में कहीं कट लगता है, क्या लगता है, कोगुलेशन और क्लॉटिंग एक बात है। जब बॉडी में कहीं कट लगता है तो ब्लड क्या है, रिलीज होता है, और थोड़ी देर बाद ब्लड क्लॉट करने लगता है, ठीक है। तो क्लॉट क्या होता है, क्लॉट को हम बोलते हैं स्कम, क्या बोल देते हैं, स्कम, और क्या नाम है, कोएगुलम, कोएगुलम, ठीक है। थक्का जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसके और भी नाम है। कैसे बनता है, क्या क्या, ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्लॉट में क्या क्या होता है, उसमें लाइन लिखी गई है। क्लॉट में आपको बोलेंगे फाइब्रिन और प्लस डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। जब शरीर में कहीं कट लगेगा तो ब्लड निकलेगा, ब्लड रिलीज होगा तो ब्लड में RBC, WBC और प्लेटलेट सब कुछ होते हैं, ठीक है। उन्हीं को क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। तो RBC डैमेज हो जाती है उस एरिया, क्योंकि कट लगेगा तो RBC प्लेटलेट थोड़ा सा डैमेज होगा, उस एरिया का टिश्यू भी डैमेज होगा, टिश्यू क्या होगा, डैमेज होगा। तो ये जैसे मान लीजिए ये फाइब्रिन क्या समझना है, फाइब्रिन क्या, फाइब्रिन क्या है, धागे होते हैं प्रोटीन के बने हुए, क्या है ये, प्रोटीन के बने हुए धागे, ठीक है, इनको बोलते हैं फाइब्रिन।
फाइब्रिन के बीच बीच में क्या आ जाएंगे, ये डेड एंड डैमेज फॉर्म एलिमेंट आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो ब्रेक डाउन कर गई हैं, प्लेटलेट जो टूट गया है, उनका मलबा कहाँ फंस जाएगा, फाइब्रिन के धागों के बीच में फंस जाएगा। इस पूरी स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे, क्लॉट बोलेंगे। ठीक है, अब ये फाइब्रिन हमारे ब्लड में फाइब्रिन के रूप में नहीं रहता है। ब्लड में फाइब्रिन प्रोटीन इनएक्टिव अवस्था में रहती है। किस अवस्था में इनएक्टिव, उसको बोलते हैं फाइब्रिनोजेन। ठीक है, तो एक चीज समझिए कि ब्लड की जो क्लॉटिंग है ये कैस्केड मैकेनिज्म है। क्या है, कैस्केड मैकेनिज्म। कैस्केड का मतलब समझ रहे हैं, एक के बाद एक स्टेप होना। अगर एक रिएक्शन है ए से बी, जब तक ये पूरी नहीं होगी तब तक अगली रिएक्शन सी से डी नहीं चलेगी, और अगली रिएक्शन डी से बी से एफ नहीं चलेगा। समझ में आया, मतलब एक स्टेप पूरा होता है तब जाकर के अगला स्टेप होता है, उसके अगला। इसी को बोलते हैं कैस्केड मैकेनिज्म। ब्लड जमता है सीक्वेंस वाइज, सीक्वेंशियल मैकेनिज्म होती है। कैस्केड मींस क्या है, सीक्वेंशियल। अभी समझ में आएगा। ब्लड को जमाने के लिए क्या क्या चाहिए, शरीर के अंदर खून क्यों नहीं जमता है, क्योंकि हिपैरिन एक केमिकल होता है। हिपैरिन है ना, एंटीकोएगुलेंट हमारे शरीर के अंदर है, उस वजह से ब्लड नहीं जमता है। ठीक है, लेकिन जब बॉडी में कहीं कट लगता है तभी ब्लड बाहर ही क्यों जमता है। उसके लिए देखिए, ब्लड को जमाने के लिए क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, क्या क्या चीज चाहिए इसके लिए। सबसे पहले तो हिपैरिन को इनएक्टिवेट होना पड़ेगा। हिपैरिन शुड बी इनएक्टिवेट। अगर हिपैरिन एक्टिवेट है तो ब्लड नहीं जमेगा, वो तो ब्लड को जमाने से रोकता है। जैसे ही कट लगता है तुरंत हिपैरिन इनएक्टिवेट हो जाता है। कौन करता है इनएक्टिवेट, होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स ये तब रिलीज होते हैं, हमारे खून में अंदर रिलीज नहीं है, ये रिलीज होते हैं। थ्रोम्बोफिन कब रिलीज होते हैं, जब कहीं कट लगता है तभी ये प्लेटलेट के द्वारा ये क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज किए जाते हैं, इसके पहले रिलीज नहीं होते हैं। तो क्लॉटिंग फैक्टर होता क्या है, ये सब प्रोटीन्स हैं, इसमें आपको प्रोटीन्स हैं, कुछ क्या है, एंजाइम्स हैं, और कैल्शियम आल्सो एक क्लॉटिंग फैक्टर, और पोटेशियम क्लॉटिंग फैक्टर। ये सब क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्रोटीन होंगे, एंजाइम होंगे, कैल्शियम क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, समझ में आया। कितने होते हैं टोटल क्लॉटिंग फैक्टर, 13 होते हैं, 13 होते हैं संख्या में। ठीक, कहाँ से बनते हैं, तो यही लिखेंगे, सिंथेसाइज्ड बाय लिवर। क्वेश्चन आता है कि क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ से बनता है, आप सुना लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसिस होती है लिवर से। लिवर से बनेगा, बन करके प्लेटलेट के अंदर जाएगा, प्लेटलेट उसको रिलीज कराएगा। रिलीज कौन कराता है, सीक्रेट कौन कराता है, प्लेटलेट। लेकिन सिंथेसिस कहाँ होती है, लिवर में। आगे लिखेंगे, बट सीक्रेटेड बाय प्लेटलेट्स। और कौन रिलीज कराएगा, डैमेज टिश्यू। जो टिश्यू डैमेज हो जाता है, जब शरीर में कहीं कट लगता है तो उस एरिया का टिश्यू क्या हो जाता है, वो तब टूट जाता है, और प्लेटलेट टूट जाते हैं, वहां से तब ये जाकर के रिलीज होता है। बना है लिवर में। ठीक है, कौन कौन से हैं, अब कुछ के नाम ऑलरेडी क्योंकि एक बार अभी बनाएंगे, वहां फिर से लिखेंगे। जैसे फाइब्रिनोल थ्रोम्बिन हो गया, थ्रोम्बिन। ठीक है, और क्या हो गया, एक उसमें नाम है थ्रोम्बोकाइनेस। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, ये सब क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक, अब मैकेनिज्म समझ लीजिए कैसे ब्लड क्लॉट करता है। एक चीज और, पोटेशियम बोलते हैं, पोटेशियम इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अगर पोटेशियम की कमी है तो शरीर में खून नहीं जमेगा, कैल्शियम की कमी है, खून नहीं जमेगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जितने क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये लिवर में बनते हैं, लेकिन इनको बनाने के लिए पोटेशियम की जरूरत पड़ती है। पोटेशियम कम है बॉडी में तो क्लॉटिंग फैक्टर बनेगा ही नहीं। तो एक चीज और लिखिएगा, सिंथेसाइज्ड बाय द लिवर। ठीक है, अरे रुक जाइए, बाय द हेल्प ऑफ पोटेशियम, बाय द हेल्प ऑफ पोटेशियम।
सिंथेसिस कैल्शियम से नहीं होती। कैल्शियम एक आल्सो क्लॉटिंग फैक्टर है, सिंथेसिस होती है पोटेशियम की मदद से। लेकिन कैल्शियम कम है तो खून नहीं जमेगा, पोटेशियम कम है नहीं जमे, क्योंकि बनेगा ही नहीं क्लॉटिंग फैक्टर। कैल्शियम कम है खून नहीं जमता है, उसका रीजन अभी समझ में आएगा जब बता रहे हैं। ठीक, यहां से देखिए, हटा दें इसको। ये देखिए क्या चाहिए ब्लड को क्लॉट कराने के लिए। देखिए सबसे लास्ट में रिएक्शन लिख रहा हूँ, सबसे लास्ट में जो रिएक्शन होती है क्लॉटिंग में वो क्या है, पाइप्रिन है। पाइप्रिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, पाइप्रिनोजन, पाइप्रिनोजन, लोजन, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, पाइप्रिन में। आपके खून में कौन सी प्रोटीन है, पाइप्रिनोजन है। लिखाया था ना प्लाज्मा की प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, और थ्रोम्बो वाला था जो लिखाया था। फाइब्रिनोजन ब्लड की एक प्रोटीन है, खून में रहती है, लेकिन ये इनएक्टिव अवस्था में है, इनएक्टिव है, ठीक है, सॉल्युबल अवस्था में, घुलनशील अवस्था में है। ये जब एक्टिव होगा फाइब्रिनोजन तो फाइब्रिन में बदलेगा। फाइब्रिनोजन का ही एक्टिव रूप क्या है, फाइब्रिन है। ये सॉल्युबल अवस्था, ये सॉल्युबल अवस्था में है, और ये क्या है, इनसॉल्युबल है। इसीलिए जब खून जमता है तो कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है ना, क्या हो जाता है, इनसॉल्युबल। ये प्रोटीन इनसॉल्युबल अवस्था में बदलता है। थ्रोम्बिन एंजाइम बता रहे हैं, सीक्वेंस में है, समझ में आया। क्योंकि खून को जमाने के लिए फाइब्रिन चाहिए, और क्या चाहिए, अभी मैंने लिखा था ना, जैसे जब छत लगती है तो सरिया का एक जाल बांधा जाता है, उसके बीच में सीमेंट और सब भरा जाता है। जाल कौन बनाएगा, फाइब्रिन। बाद में बना है ना, फाइब्रिनोजन से बना है ना फाइब्रिन। और इसके बाद में जितना जो मैंने रिएक्शन दिखाया था कि जितने टूटे हुए प्लेटलेट हैं और जितने फॉर्म आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब इसमें आके बढ़ जाता है और बन जाता है क्लॉट। ठीक, फाइब्रिन होते ना, फाइब्रिन के साथ फॉर्म एलिमेंट टूटे हुए जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, क्लॉट बन जाएगा। अरे यहीं पर लिख लीजिएगा, इसके साथ में फॉर्म एलिमेंट जुड़ेंगे, फॉर्म एलिमेंट जब जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, दोनों को मिला करके तब आप बोलेंगे वो क्लॉट हो गया। समझ में आया। ये फाइब्रिनोजन इसमें कन्वर्ट कैसे होता है, थ्रोम्बिन की वजह से। थ्रोम्बिन, हमारे शरीर में थ्रोम्बिन होती है कि नहीं होती है, थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में नहीं है, थ्रोम्बिन एक्टिवेट बाद में होता है, जब कट लगता है तब। कट लगेगा तो ये बनेगा, कट लगेगा तो ये, थ्रोम्बिन बाद में बनता है। समझ में आया। थ्रोम्बिन शुरू से नहीं है। कैसे बना थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से। ये है हमारे ब्लड में, प्रोथ्रोम्बिन हमारे ब्लड में रहता है। अभी मैं बताऊंगा ब्लड में क्या क्या आपने था। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना, ठीक है। एंजाइम कौन सा, थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का नाम, इसी का दूसरा नाम प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज ये बहुत बड़ा एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है, लिखा हुआ बुक में, ये क्या है, एक एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है। ये सब एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। इनएक्टिव रहता है, सोया रहता है ब्लड में। एक्टिवेट कब होता है, ये एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। जब कैल्शियम दिखाई देगा तब ये एक्टिवेट होगा। तो कैल्शियम का रोल समझ में आया, कैल्शियम इस कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करता है। ठीक है, समझ में आ रहा ना। एक्टिवेट हो जाएगा तो ये बन जाएगा। अब प्रोथ्रोम्बिन हम कहाँ से आता है, तो प्रोथ्रोम्बिन आपके ब्लड में। अब समझ लीजिए जो क्या है, खून में क्या क्या है, ये नहीं ब्लड जम रहा है शरीर के अंदर, क्यों नहीं जमता है, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव पड़ा हुआ। जब तक वो थ्रोम्बिन में नहीं बदलेगा तब तक वो खून नहीं जमेगा। इसको कन्वर्ट कराने के लिए ये चाहिए, ये भी ब्लड में है लेकिन कैल्शियम के साथ ऐड नहीं हो रहा है। कैल्शियम ये एक्टिवेट होना चाहिए कॉम्प्लेक्स ना, ये एक्टिवेट होना चाहिए एंजाइम कॉम्प्लेक्स, तभी तो रिएक्शन होगा। ये जब रिएक्शन होगा तो ये वाली रिएक्शन चलेगी। ठीक है, ये ब्लड में आपके है, इसमें कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये नहीं बना हुआ है। तो ये रिएक्शन होगी, ये बनेगा थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन बनेगा तो इसमें ये कन्वर्ट होगा। ये सीक्वेंस वाइज प्रोसेस है। आपके ब्लड में ये मिलेगा, देखो ये मिलेगा और ये सर लीवर ये ब्लड में नहीं होते, ये बाद में बनते हैं। हाँ, इन
सब में किसको लिवर सिंथेसाइज करता है? लिवर सारे मोस्ट ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर, ज़्यादातर क्लॉटिंग फैक्टर लिवर बनाता है। कुछ प्लेटलेट के द्वारा बनते हैं, ज़्यादातर लिवर बनाता है। सीक्रेट सब प्लेटलेट कराते हैं, टिश्यू कराते हैं। हाँ, शरीर के अंदर चोट लगने पर खून जमता है उसे। नहीं, इसका कोई रोल नहीं। ठीक है, जो भी होगा हमको क्लियर नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर चोट लगने पर जमता है, ये बाहर की बात हो गई। समझ में आया? इतनी सारी चीजें हैं इसमें, और पढ़ लीजिए, कोई नहीं समझ आया बताइए। ट्रॉमा से भी क्या इंजरी? ट्रॉमा का मतलब होता है इंजरी, चोट लगना। जब आदमी को चोट लगती है तो कहाँ पहुँचाया जाता है? ट्रॉमा सेंटर ट्रीटमेंट के लिए। ट्रॉमा का मतलब इंजरी होता है। सर, चोट लगने पर ही कोगुलेशन किसको बोलते हैं? कोएगुलेशन का मतलब जमना होता है, क्लॉट करना, कोई चीज़ क्लॉट करना, जमना, कोएगुलेट कराना। और प्लेटलेट्स के द्वारा निकलता है। प्लेटलेट इसको रिलीज कराता है। ठीक है, हटा दे इसको। ब्लड बैंक में जब ब्लड रहता है तो जमता नहीं है। ब्लड बैंक में ब्लड रहता है, वहाँ नहीं जमता, शरीर से बाहर निकलेगा, जम जाएगा। तो शरीर से जब बाहर निकाल के पाउच में रखते हैं तो क्यों नहीं जमता है? सर, ये जो इंजेक्शन पढ़ा गया था उसको क्या होते हैं? कैस्केड मैकेनिज्म बताइए। ब्लड बैंक में ब्लड शरीर से बाहर निकाल के रखा रहता, नहीं क्लॉट करता शरीर में, और शरीर से वैसे नॉर्मली निकलेगा तो जम जाएगा। ऐसा क्या होता है? वहाँ प्रिजर्व कराया जाता है, ब्लड सुरक्षित कराया जाता है, कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं। ठीक है, दो तरीके से ब्लड को प्रिजर्व कराते हैं ब्लड बैंक में। लिख लीजिएगा, ब्लड जो है ब्लड प्रिजर्व एंड ब्लड बैंक दो तरीके से होता है बैंक। एक तो है बाय केमिकल, बाय एडिंग केमिकल, उसमें केमिकल मिला देते हैं। और दूसरा तरीका है उसको फ्रीज करा देंगे या लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे देंगे। ब्लड को जमा देंगे, खराब नहीं होगा, जमेगा। जमाने का मतलब है उसको लो टेम्परेचर देना, वो क्लॉट नहीं करेगा। ठीक है, लो टेम्परेचर पर कहीं क्लॉट नहीं करेगा। केमिकल जो मिलाते हैं, ठीक है, वो क्या करता है? वो प्रेसिपिटेट करा देता है, प्रेसिपिटेट कैल्शियम। ब्लड के अंदर जितना कैल्शियम है सबको प्रेसिपिटेट करा देता है। ठीक है, कैल्शियम को अलग कर लेंगे, बाकी ब्लड को प्रिजर्व करा देंगे, सारा कैल्शियम निकाल लेगा। कैल्शियम नहीं रहेगा तो ब्लड नहीं का कैल्शियम को प्रेसिपिटेट करा लिया जाता है तत्काल। ठीक है, और फिर लो टेम्परेचर देने पर क्या हो जाता है? एंजाइम जो होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। एंजाइम इनएक्टिवेट, एंजाइम काम नहीं करेंगे तो ब्लड नहीं करेंगे, क्योंकि इस रिएक्शन में एंजाइम यूज हो रहा है ना, एंजाइम वर्क नहीं करेंगे। इस तरीके से उसको प्रिजर्व करा सकते हैं। अगला देखिए, टॉपिक दिया है लिम्फ। लिम्फ केवल आपको पढ़ना है, लिम्फेटिक सिस्टम इम्यूनिटी वाले चैप्टर में। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ डिजीज वाले चैप्टर में पूरा लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ना है, यहाँ केवल लिम्फ पढ़ना है। तो लिम्फ कोई बताएगा क्या होता है? हिंदी में इसको लसिका बोलते हैं। क्या है लिम्फ? ब्लड के सभी दो भाग तो प्लाज्मा फ्लूइड। बताइए लिम्फ क्या होता है? क्या लिम्फ? हाँ, कलरलेस से कहाँ बनता है लिम्फ? आरबीसी में बनता है। हाँ, आरबीसी का होता है। आरबीसी होता ही नहीं, कम की बात छोड़िए, होता ही नहीं आरबीसी। कहाँ बनता है? ब्लड कहाँ बनता है? बोन में। ये कहाँ बनता है? समझ लीजिए। लिम्फ को हम अब समझते रहिएगा, ध्यान समझिएगा, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, या इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक ऐसा लिक्विड है ये जो हमारे ऊतकों के बीच में देखने को मिलता है। टिश्यू फ्लूइड का मतलब ऐसा फ्लूइड जो टिश्यू के बीच में आपको नजर आएगा। इंटरसेल्युलर है, इसके बीच में जो जगह है, ठीक है, उस जगह में नजर आएगा। इंटरसेल्युलर, उसी को इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोलते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है? वो जगह जो टिश्यू के बीच बीच में दिखाई देती है, इंटरस्टिशियल स्पेस, उसी के अंदर फ्लूइड है तो वाला फ्लूइड
हो गया। समझ में आया? कहाँ बनता है ये ब्लड? ये आपको बनेगा सिंथेसिस जो होती है, सिंथेसिस एंड टिश्यू, मतलब एट द लेवल ऑफ टिश्यू, एट द लेवल, ये बोन मैरो में नहीं बनता है, लेवल ऑफ टिश्यू। कैसे बनता है समझ लीजिए, ब्लड का ही एक हिस्सा है, ब्लड का ही एक हिस्सा है। अगर हम ब्लड में से आरबीसी को निकाल दें, क्या निकालते हैं? आरबीसी, ब्लड में से आरबीसी और लार्ज प्रोटीन्स को हटा दिया जाए, भाई ब्लड में क्या क्या होता है? ब्लड बहुत कुछ होता है, पढ़े उसमें से आरबीसी को निकाल दीजिए, बड़ी बड़ी प्रोटीन्स को हटा दीजिए, तो बचा हुआ हिस्सा क्या बोला जाता है? लिम्फ बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि जब आरबीसी को हटा देंगे तो रंग तो लाल नहीं रह जाएगा ना, आरबीसी निकालने के बाद लिम्फ का कलर क्या आ जाएगा? कलरलेस या स्लाइटली येलोइश कलर आ जाएगा, कलरलेस। कैसे बनता है समझ लीजिए, ये आपका क्या है? इस तरीके से टिश्यू है, ठीक है। मान लीजिए इस एरिया में लिम्फ हर जगह, हमारी बॉडी के सारे हिस्से में लिम्फ बनता है, ब्लड की मदद से बनता है। ब्लड का एक हिस्सा होता है, वो छन करके टिश्यू में जब पहुंचता है, उसी हिस्से को ही बोल देते हैं क्या चीज? लिम्फ। समझ में आया? देखिए ये टिश्यू है, टिश्यू है, इसमें एक सेल दिखाई दे रही है आपको, इधर से जो आ रहा है ये क्या है? कैपिलरी। कैपिलरी जानते हैं केशिकाएं बोलते हैं, होती है ना। आर्टरी से टूट करके क्या बनता है? ये आर्टरी है, आर्टरी से टूट के क्या बनता है? आर्ट्रियोल बनता है ना, आर्ट्रियोल। और आर्ट्रियोल से टूट करके क्या बनता है? कैपिलरी। ये है कैपिलरी, इसमें ब्लड आ रहा है। कौन सा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड। ठीक, तो ये ब्लड कैपिलरी के द्वारा आ रहा है, इसको आप लिखिएगा, ये क्या है? कैपिलरी है। ठीक, यहाँ ब्लड आया, यही कैपिलरी जानते हैं आगे जाती हैं, जैसे एक सिस्टम समझ लीजिए, ये हृदय आपका हो गया, हृदय से मेन आर्टरी निकलती है, मेन आर्टरी, वो आगे जाकर के आर्ट्रियोल में टूट जाती है, फिर फाइन आर्ट्रियोल, इसके बाद ये आर्ट्रियोल किसमें कन्वर्ट हो जाती है? केशिकाओं में। ये शरीर के टिश्यू में चली गई, शरीर के टिश्यू से फिर क्या है? यही कैपिलरी आगे निकलती है, इनको आप ये भी कैपिलरी, यहाँ से भी कैपिलरी निकला, क्योंकि हार्ट से खून आया गया टिश्यू में, कैपिलरी के द्वारा गया, फिर आगे कैपिलरी है, ये सारी कैपिलरी मिलकर के वेन्यूल बना देती है। क्या बनाती है? वेन्यूल। और ढेर सारी वेन्यूल मिलकर के एक वेन बना देती है। मतलब किसी बॉडी के हिस्से में, बॉडी के हिस्से में मान लीजिए आपके शरीर का हिस्सा है, इसमें आपको कैपिलरी देखने को मिलेगी। अगर ये कोई टिश्यू है, ये क्या है? टिश्यू है, इसको ब्लड सप्लाई आनी है, तो बताइए आर्टरी से आएगी कि वेन से आएगा? आर्टरी से कैसे आएगा? कैपिलरी के द्वारा आएगा, ना आर्टरी ना वेन, कैपिलरी। आर्टरी कभी डायरेक्ट किसी टिश्यू में इंटर नहीं करती है। बड़ी नदियाँ होती हैं, वो छोटी नदियों में इसके बाद छोटा छोटा डिवाइड होते जाता है, तो ये कैपिलरी है, कैपिलरी ब्लड सप्लाई देती है टिश्यू को, ठीक है। और यहाँ से जब वेस्ट प्रोडक्ट बन करके निकलेगा, वेंस में जाएगा, वेंस में डायरेक्ट नहीं जाएगा, पहले वो कैपिलरी में जाएगा, फिर ढेर सारी कैपिलरी आपस में मिलकर के वेन्यूल बनाएंगे, तब वो जाकर से वेन बनेगी। समझ में आ रहा है? आ रहा ना? मतलब टिश्यू में इधर भी क्या है? कैपिलरी है, उधर भी क्या है? कैपिलरी। कभी आर्टरी और वेन डायरेक्ट टिश्यू को इंटर नहीं करती है। तो देखिए, ये यहाँ से कैपिलरी आ रही है, आगे ये कैपिलरी निकल गई, इधर से ये आर्टरी कनेक्ट है, उधर से क्या है? वेन कनेक्ट है। समझ में आया? इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कैपिलरी की जो वॉल होती है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं। जब ब्लड यहाँ से आता है तो ब्लड का मैक्सिमम हिस्सा यहाँ छन गया, ये छेद से निकल गया ब्लड। इतने छोटे छेद हैं कि ब्लड यहाँ से छन करके निकल गया, कहाँ पहुँचा? टिश्यू के पास पहुँच गया ना। और ब्लड टिश्यू में क्यों जाता है? क्यों जाता है ब्लड? हमारे सेल में क्यों जाता है ब्लड? न्यूट्रिएंट को पहुंचाना है और ऑक्सीजन को ले जाना है। हाँ, तो ये न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन इसको सप्लाई दे देगा, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा? वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे। और एक चीज समझ लीजिए, खून का जितना हिस्सा छन करके इधर आ जाता है, इसी हिस्से को आप क्या बोल देते हैं? लिम्फ। यही लिम्फ है,
यही लिम्फ है। ब्लड जब कैपिलरी के द्वारा छनता है तो जो हिस्सा बाहर चला गया वही लिम्फ है, क्या नहीं छना, क्या नहीं निकला इस छेद से, आरबीसी और बड़ी प्रोटीन्स, क्योंकि उनका साइज बड़ा है और पोर का साइज छोटा होता है, वो नहीं निकल पाते, बाकी सारी चीजें निकल गई। ठीक, तो इसी से बनना है, ब्लड से ही लिम्फ बना। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना ये? अब देखिए एक दिन में कितना लिम्फ बनता है, तो 20 लीटर लगभग, 1 डे, एक दिन में कितना है 20 लीटर। 20 लीटर में खून ही नहीं होता, 20 लीटर कहेंगे तो नहीं होता ना। तो किडनी 180 लीटर ब्लड को फिल्टर कर देती है एक दिन में। तो देखिए 1 लीटर एक दिन में 20 लीटर का मतलब बार बार जा रहा है, बार बार तो वापस भी तो हो रहा है, जा रहा है तो उधर से हर्ट में वापस भी तो हो रहा है। तो एक बार जाएगा कुछ ml जाएगा, दूसरी बार दिन भर का डाटा मिला लेंगे तो 20 ml 20 लीटर ब्लड यहाँ से यहाँ छन जाता है, पहुँच जाता है। यहाँ समझ में आया? इसके बाद जितना यहाँ पहुँचा, ये जो ब्लड गया है ये यहाँ पर यूज हुआ, ठीक है, ब्लड का हिस्सा, टिश्यू ने क्या किया, रेस्पिरेशन किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, रेस्पिरेट बनाया। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से कहाँ मिल गया, जाकर के लिम्फ में चला गया। इस लिम्फ से ये कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं कि वापस में ब्लड में आती है, नहीं आती है। तो ऊपर वाले दूसरे कैपिलरी इसी कैपिलरी किसमें? हाँ, इसी में सुन लीजिए, बताओ। ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर के यहाँ आ गई, यहाँ अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कभी बाहर नहीं जाता है, पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर बनता है। हीमोग्लोबिन जब यहाँ पहुँचा था, ऑक्सीजन को लेके आया था, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है टिश्यू के पास, जानती है CO2 जहाँ ज्यादा रहती है उसको देख करके हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का साथ छोड़ देता है, ऑक्सीजन को फ्री कर दिया, क्योंकि यहाँ CO2 ज़्यादा है, यहाँ pH कम है, H+ ज़्यादा है, टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा है। इसी को तो बोहर्स इफेक्ट बोलते हैं, बताया था ना। बोहर्स इफेक्ट कहाँ काम करता है? टिश्यू लेवल पर, हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का टूटना टिश्यू के लेवल पर होता है। ऑक्सीजन छोड़ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बन रही है, अब ये CO2 यहाँ आएगी ब्लड में, पोर्स के द्वारा एंटर करेगा और हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा और CO2 बना देगा। बन क्या ना, ये आगे वेस्ट प्रोडक्ट है ब्लड में। तो ये लिम्फ यहाँ से बना, तो ये समझना क्या सारा लिम्फ जो है यहीं से खून में वापस मिल जाता है? नहीं, जितना खून छना, छन करके यहाँ बनाया लिम्फ, 20 लीटर यहाँ दिन भर में छना, ये 20 लीटर वापस इसमें नहीं आएगा, 17 लीटर के आसपास यहाँ वापस इंटर करता दिन भर में। ठीक है, कितना एंट्री होती है यहाँ 17 लीटर, बचा 3 लीटर। तो 3 लीटर जो बचा लिम्फ का हिस्सा वो कैपिलरी के द्वारा जाता है। बोलते नहीं कि लिम्फ की कैपिलरीज होती हैं, जैसे हमारे शरीर में रक्त की नलिकाएं होती हैं, उसी तरीके से लिम्फ की भी नलिकाएं होती हैं, उनमें लिम्फ बहता है, बहता है। तो ये जो लिम्फ का जो हिस्सा यहाँ नहीं पहुँच पाया डायरेक्ट, वो कहाँ जाएगा? लिम्फ की कैपिलरी में। जैसे मैं बना दे रहा हूँ ये लिम्फ की कैपिलरी। अब इससे नीचे वाला बताओ जाता है कैपिलरी, हाँ, जिसमें HbO2 नहीं, ये ब्लड कैपिलरी है और ये लिम्फ वेसल है, लिम्फ की नलिकाएं। समझ में आया? ध्यान सुनिएगा, लिम्फ की कैपिलरी है, लिम्फ वेसल आप इसको बोलेंगे। जो पार्ट लिम्फ का यहाँ नहीं जा पाया, जो खून यहाँ से छन के गया तो यहाँ नहीं जा पाया, वो कहाँ मिलेगा? इसमें आएगा, इसमें। और ये आपके ये लिम्फ कैपिलरी, बताइए, ये लिम्फ कैपिलरी टिश्यू से निकलती है, पता होना चाहिए। कहाँ से निकलती है? क्या बोलते हैं? आर्टरी और वेन। आर्टरी हार्ट से निकलती है, वेन हार्ट में वापस होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड का सर्कुलेशन 2 डायरेक्शन में होता है, हार्ट से बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन से हार्ट। लेकिन लिम्फ का सर्कुलेशन केवल बॉडी के ऑर्गन से हार्ट की तरफ ही होता है। हमारे शरीर में जितने शरीर के अंग हैं सभी में लिम्फ जो 3% बचा है वो सब कैपिलरी के द्वारा आएगा। और कहाँ आएगा? हृदय में मिलेगा। कैसे? डायरेक्ट नहीं मिलेगा। जितनी भी लिम्फ कैपिलरी है, हाथ पैर सारी जगहों की लिम्फ कैपिलरी आपस में आएंगी। एक होती है सब क्लेवियन वेन। क्या होता है? सब एक वेन है, उसका नहीं कहाँ मिलेगा? जाकर ये मिलेगा मीट टू मीट मिलेगा सब क्लेवियन वेन, सब क्लेवियन वेन मिलेगा, क्योंकि जानते हैं जो यहाँ गर्दन के पास होती है। मिल गया, इधर का लिम्फ कैपिलरी यहाँ मिल गया।
गया। अब वेन जानते हैं, वेन क्या करेगा? अशुद्ध रक्त को अब हटाने ये जब ये लिम्फ का जो हिस्सा यहाँ था, जब ये वेन में चला जाएगा तो ये लिम्फ लिम्फ नहीं रह जाएगा, अब इसको ब्लड बोलेंगे। वेन बोलेंगे भाई वेन में जब वो लिम्फ मिल गया तो लिम्फ कहाँ रह गया? वो तो ब्लड में मिल गया, आरबीसी के साथ मिल गया ना सब कुछ, अब वो ब्लड में कन्वर्ट हो गया और ये ब्लड वेन के द्वारा हार्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। समझ रहे ना? हाँ, डिफ्यूजन का कौन सा वाला डिफ्यूजन? डिफ्यूजन हम यहाँ पैसिव है, एक्टिव कैसे हो जाएगा? लिम्फ नोड इम्यून सिस्टम वाले में पड़ेगा। लिम्फ नोड लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ की जो नलिकाएं होती हैं कहीं कहीं पर सूज जाती हैं, फूली हुई रहती हैं। जैसे ये लिम्फ की ट्यूब है ना, यहाँ फूला हुआ है, यहाँ फूला हुआ, इसी को बोलते हैं लिम्फ नोड। लिम्फ नोड वो जगह होती है जहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी के साथ फाइट करता है। हमारे लिम्फ में WBC बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, हमारी बॉडी को सुरक्षा वेट होता है। तो जब लड़ाई करनी होती, ध्यान सुनिएगा, जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन जाता है तो पैथोजन फाइट कहाँ करता है? एंटीबॉडी हमारे पैथोजन के साथ फाइटिंग कहाँ करती है? कई जगहों पर, उसमें से एक लिम्फ नोड में भी करती है। लिम्फ नोड एक एरिया है जहाँ पर एंटीबॉडी जो शरीर में बनी है वो आपके पैथोजन जो बाहर से आया है जीवाणु विषाणु, उसके साथ लड़ाई करेगा। वॉर प्लेस है, समझ में आ रहा है? और कहाँ होता है ये एरिया? इसको आर्म पिट बोलते हैं। यहाँ दानेदार छुइए, दानेदार नज़र स्ट्रक्चर नज़र आती है, जैसे लगता है कुछ दाना, वही लिम्फ नोड होता है। एब्डोमेन के एरिया में, ग्रोइन जहाँ पैर जो है स्टमक इससे इसी एरिया से जहाँ कांटेक्ट में आता है उस एरिया में होती है। इसी वजह से जोड़ दर्द होता है। और जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो ये एरिया में दाने, ये जो ग्रेन्यूल्स है आपके जो लिम्फ नोड है वो साइज में बढ़ जाती हैं। हर जगह की लिम्फ नोड साइज में बढ़ जाती हैं। वॉर प्लेस बढ़ा दिया जाता है, आ जाओ ढेर सारे लोग, लड़ाई करनी है, ठीक है, वहाँ पर फाइटिंग बढ़ जाती है क्योंकि हमारी बॉडी की एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा पहुँच जाती है कहाँ? यहाँ फाइट कराने के लिए, जिसका साइज बढ़ जाता है। सर जी वो जो मशीन से ठीक करते हैं इसी वजह से आप रखते हैं? नहीं, वो तो टेम्परेचर के लिए करते हैं। लिम्फ कैसे बनता है? यहाँ से फ्लो करके बॉडी में फिर ये मिक्स हो जाएगा लिम्फ जा करके, ठीक है। लिम्फ का काम क्या होता है? फंक्शन देख लीजिए, फंक्शन बॉडी को इम्यूनिटी देना। क्योंकि इम्यूनिटी क्यों मिलती है? इम्यूनिटी तो ब्लड से, क्योंकि इसमें WBC मोर होती है, WBC ज़्यादा है लिम्फ में। दूसरा है फंक्शन ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट किसको? टू टिश्यू को। ब्लड में हीमोग्लोबिन बाहर नहीं जा सकता है, ऑक्सीजन को लेके आ रहा है। ऑक्सीजन कैसे यहाँ तक जाएगा? बीच में लिम्फ है, ठीक है, ऑक्सीजन को यही छोड़ देगा, चलेगा अपने आप, पैदल चले जाइए। ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, लिम्फ में मिलेगा, लिम्फ उसको यहाँ तक पहुँचाएगा। समझ में आ रहा है? तो लिम्फ यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर के यहाँ पहुँचाता है और न्यूट्रिएंट यहाँ से आया, यहाँ जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, उसको लेकर के यहाँ लाएगा और इसके बाद यहाँ छोड़ देगा। समझ में आया? क्योंकि हीमोग्लोबिन ट्रांसफर नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है? ट्रांसपोर्ट किस चीज का करेगा? ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसफर करेगा। कहाँ से? फ्रॉम टिश्यू से लाएगा, कहाँ मिलाएगा? टू ब्लड में मिलाएगा। और पूरी तरीके से ब्लड में नहीं मिला पाया, लिम्फेटिक सिस्टम से मिलाएगा, मिलेगा ब्लड में, फिर डायरेक्ट यहाँ से मिल रहा और कुछ इससे मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब मिडिलमैन समझते हैं? ये दोनों पॉइंट से आप समझ एक चीज आती है कि ये मिडिलमैन की तरह काम करता है। फंक्शन एज मिडिलमैन। क्या होता है मिडिलमैन? बताइए, मिडिलमैन क्या होता है? शादी जो कराता है ना, वही तो होता है मिडिलमैन। बिचौलिया क्या बोलते हैं? बिचौलिया। इधर की बात उधर कर दिया, इधर की बात उधर। समझ में आया? इमीडिएटर है किसके बीच में है? टिश्यू और ब्लड के बीच का इमीडिएटर, ठीक, मिडिल में। और कुछ लिखा गया? हाँ, इंटरस्टिशियल मिलाई कहाँ लिखा? सबसे लास्ट, सबसे लास्ट। हाँ, लिखा लिम्फ इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट। मैंने बताया लिम्फ क्या करेगा? न्यूट्रिएंट को ट्रांसफर करेगा ब्लड से पकड़ करके, ठीक है।
हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है। हमारी बॉडी के सेल को हार्मोन चाहिए, ब्लड में हार्मोन टहल रहा है ना, हार्मोन निकल करके जाएगा लिम्फ में मिलेगा, लिम्फ इसको वहाँ तक पहुँचा देगा, कहाँ तक, सेल तक। ठीक है, इसके बाद में एटसेट्रा आगे लिखा फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ एंड लैक्टेट्स, ये समझा दे रहे हैं। देखिए इसको लास्ट में लैंग्वेज समझ लीजिए। आपकी जो इंटेस्टाइन है, आहार नाल बोलते हैं, उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोविली। हमारे शरीर में जब पाचन पूरा हो जाता है तो पाचन के बाद उसका भोजन का क्या होता है, अवशोषण। अवशोषण छोटी आंत में होता है, उसके लिए माइक्रोविली लगे हैं। उसी में से कुछ माइक्रोविली को आप क्या बोल देते हैं, लैक्टेल्स। ये है लैक्टेल्स। लैक्टेल्स क्या होता है, स्पेशल टाइप का ये माइक्रोविली, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का अवशोषण तो हो जाएगा, लेकिन फैट का जब अवशोषण होना होता है, कहाँ से, यहाँ जो भोजन है ब्लड में जब फैट जाएगा डायरेक्ट नहीं जाता है, उसको ले जाने का काम लिम्फ की कैपिलरीज करते हैं। तो लिम्फ कैपिलरीज आपके आहार नाल में किसका अवशोषण कराती हैं, फैट का, और फैट का अवशोषण कराती है, कहाँ से, भोजन से, बचे हुए भोजन से फैट को ब्लड में मिलवाती है। ये लिम्फ का एक और काम है। ठीक है, तो जिस कैपिलरी के द्वारा होगा उसको लैक्टेल्स बोलते हैं, ये लिखा गया है। ये खत्म हो गया। अब क्वेश्चन करते, क्वेश्चन हमने इसलिए नहीं भेजा था क्योंकि मिक्सअप क्वेश्चन है, चैप्टर जब खत्म होगा तब तो फाइनल क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हमने कुछ भेज दिया था। हाँ जल्दी बोलिए सर, आगे। कैपिलरी फिर दो टाइप से, डायरेक्ट यहाँ पर मिला है या फिर इधर से लेके जाके तीन सब, वो ब्लड कैपिलरी है, वो लिम्फ कैपिलरी है। ब्लड कैपिलरी आती है और चली जाती है, लिम्फ कैपिलरी यहीं से बनती है और जा करके फिर मिल जाएगी ब्लड के वेंस में, वो वेंस में वापस यहाँ मिल जाएगी। हाँ, जिस वेन में जुड़ेगी जा करके ये कैपिलरीज, जिसको बोलेंगे सबक्लेवियन वेन बोला जाएगा। समझ में आया?